हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स के फोर्थ पार्ट में आपका स्वागत है। अभी तक हमने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा। उसके बाद आने वाले मौर्यंस, गुप्ताज और कई सारे जो है अदर छोटे छोटे जो है एम्पायर्स थे, उनके बारे में जाना है। अब थोड़ा सा हम जो है सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स। इस दौर में जो है काफ़ी सारे जो है लैंड ग्रांट्स के रिकॉर्ड मिलने शुरू होते हैं। ठीक है, कई सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जिसमें राजा लोगों ने अलग अलग लोगों को जो ज़मीनें डोनेट की थी उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आइए उसमें देखने की कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों में क्या था। मोस्ट ऑफ जो लैंड ग्रांट्स दिए गए थे वो या तो ब्राह्मण्स को दिए गए या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को। इस दौर में कई सारे शानदार टेम्पल्स बनते हैं। नॉर्थ के तो टेम्पल्स को तोड़ दिया गया जिस दौरान जो बाहर से अटैक हुए, लेकिन साउथ में टेम्पल्स अभी भी जो है बचे हुए हैं। तो इन बड़े बड़े टेम्पल्स को या फिर इन ब्राह्मण्स को जो है बहुत सारी ज़मीनें दान की गई थी। और ये जो ट्रेंड जो है 7th सेंचुरी के बाद से बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। अब तो हम जो है इन इंस्क्रिप्शन में देखने की कोशिश करेंगे क्या कुछ बातें हैं। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन जो है कुछ संस्कृत में मिले हैं, ठीक है, कुछ तमिल, तेलुगु और कुछ हद तक कुछ चीज़ें लोकल लैंग्वेजेज में भी मिली है। इन्हीं इंस्क्रिप्शन में एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है प्रभावती गुप्ता का। सीधी सी बात है, अगर किसी ने ज़मीन दान की है तो सबसे पहले जो है वो अपना नाम जरूर लिखवाएगा कि ज़मीन दे कौन रहा है। ठीक है, अच्छा, ये इंस्क्रिप्शन की ज़रूरत क्यों होती थी? सीधी सी बात है, हमने आपको कह दिया कि हम आपको जो है 10 गांव दान दे रहे हैं, बट सवाल ये है आपके पास प्रूफ क्या है? तो उसके लिए आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, कागज़ पे लिख के देते तो हो सकता था वो सड़ गल करके ख़राब हो जाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, कॉपर प्लेट्स पर जो है चीज़ों को लिखवा दिया और उसके बाद उस पर जो है राजा की सील लग जाती थी, जिससे कि वो ऑथेंटिकेट होता था कि ये इतना इलाका जो है इस पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया गया है। ठीक है, ये हो गया इंस्क्रिप्शन की कहानी। ठीक, याद रखिए ये प्रशस्ति नहीं है, ये बेसिकली लैंड ग्रांट के जो है इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है, जो कि कॉपर प्लेट्स पे। तो एक फेमस नाम आता है प्रभावती गुप्ता का। तो नाम से ही क्लियर है, एक लड़की थी। ठीक है, आप एक राजा थे बहुत फेमस रहे, चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड। ठीक है, ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये गुप्ता डायनेस्टी के थे और उनकी बेटी है प्रभावती गुप्ता, जिसकी शादी होती है वाकाटक फैमिली में। ठीक, अब थोड़ा सा इनको एक बार जो है मैप में देखने की कोशिश करते हैं कि जो है ये वाकाटक और गुप्तास जो हैं कहाँ पर हैं। ठीक है, तो वाकाटस और गुप्तास का जो एरिया है, सॉरी गलत मैप खुल गया, जो है ये बेसिकली, एक मिनट गड़बड़ है, ये है, हाँ ठीक है। अब आप देखोगे कि ये जो ब्लू कलर से आपको जो दिख रहा है ये जो है गुप्तों का इलाका है। ठीक है, और ये जो है ये इलाका जो है वाकाटक्स का है। तो गुप्त फैमिली की एक राजकुमारी है, राजा थे चंद्रगुप्त सेकंड, उनकी बेटी की शादी होती है एक वाकाटक राजकुमार से। ठीक है, तो अब जो है इन्होंने जो है एक जो ब्राह्मण को इन्होंने ज़मीन दान की। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था? वजह क्या था? नॉर्मली जो है इंडियन ट्रेंड जो है वो ये मानता था कि लड़कियों को प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है। ठीक, लड़कियों को प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है, जो भी प्रॉपर्टी होगी वो या तो उसके हस्बैंड की होगी और अगर पेरेंट्स ने गिफ्ट किया है तो वो सीधे जो है उसके हस्बैंड को चली जाएगी। लेकिन यहाँ इंस्क्रिप्शन में हमको ये पता चलता है कि कुछ एक्सेप्शंस भी थे, जैसे प्रभावती गुप्ता जैसे लोग जो है वो अपने आप में उनके पास लैंड होल्डिंग थी, तभी तो आप दान कर पाओगे। ठीक है, वो अपने आप में एक क्वीन भी रही और उनके हाथ में काफ़ी सारी पावर भी थी। ठीक, अभी आगे आकर के देखेंगे कि क्या कुछ चीज़ें जो है दान की गई। जब भी आपको ज़मीन दान की जाती है थी तो क्या कुछ चीज़ें उनके साथ मिलती है। इस इंस्क्रिप्शन में कई सारी चीज़ें हमको पता चलती है। उस इलाके की पॉपुलेशन कैसी है, ठीक है, कितने ब्राह्मण्स हैं, किस हद तक जो है पीजेंट्स थे, किस हद तक वर्कर्स थे, और राजा या फिर से उनके रिप्रेजेंटेटिव किस किस तरह के टैक्स लेते थे, और जो है लोकल लोगों का उनके साथ क्या क्या रिलेशन था, किस तरह से उनको टैक्स पे करना था। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ठीक है, अब एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन और आता है यहाँ पे, लाइफ इन ए स्मॉल विलेज। एक बुक है हर्षचरित। ठीक है, किसके बारे में है? तो ये राजा हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, हर्षवर्धन कौन थे? कन्नौज के राजा थे, कन्नौज यूपी में। ठीक है, अब बहुत फेमस राजा रहे। राइटर कौन है? बाणभट्टा। अगेन फिर से देखते हैं, राइटर कौन है? बाणभट्ट। किसके बारे में है? हर्षवर्धन। बुक का नाम क्या है? हर्षचरित। चरित मतलब बायोग्राफी। ठीक है, हर्ष के नाम पे, तो बाणभट्ट, राजा हर्षचरित, हर्षवर्धन, और बुक का नाम जो है हर्षचरित। यहाँ पर उन्होंने जो है एक गांव के बारे में एक डिटेल दिया हुआ है
कि विंध्यास जो कि मिडिल इंडिया में है, उसके पास के जंगलों में जो लोग रहते थे वो किस तरह के थे, जो बाहरी इलाकों में, ठीक है। दाव कि फॉरेस्ट के आउटस्कर्ट इलाके में जो एरिया था बेसिकली वो चावल उगाने वाला एरिया था, ठीक है। वहाँ पर काफ़ी सारी ज़मीनें जो है वो बेकार अरेबल लैंड थी या फिर थ्रेशिंग ग्राउंड थी, जिस जगह पर जो चावल धान को अलग किया जा रहा था। ये जो लोग थे बेसिकली स्मॉल फार्मर्स थे और वो स्पेड कल्चर करते थे। मीन्स यहाँ पर अभी तक जो है मतलब बैलों के साथ खेती नहीं हो रही है, वो स्पेड से खेती कर रहे हैं। ज़मीन बहुत फर्टाइल नहीं है इसलिए, और इनकी टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव नहीं थी, तो इसीलिए वो करते क्या थे, अब जगह जगह पर धान छींट देते थे और ज़मीन भी ऐसी होती थी जहाँ पर घास ऑलरेडी बहुत सारे भरे पड़े रहते थे। जो मिट्टी थी वो ब्लैक सॉइल थी और इतनी हार्ड थी जैसे कि ऐसा लगता था कि वो लोहा है। तो ऐसे केस में इस इलाके में प्रोडक्शन बहुत कम था और जैसा कि हम देखते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा डेवलप भी नहीं थे। कहा कि इस गांव का जो सीन था कि जो लोग हैं वो जो अपने साथ जो है बार्क के बंडल्स लिए जा रहे हैं, ठीक है, फूलों की जो है टोकरियाँ लेकर के जा रहे हैं, लोड्स ऑफ फ्लैक्स जो होता है वो बेसिकली पुराने दौर में, आज तो प्लास्टिक की बोरी आने लगी है, पुराने दौर में सन की बोरी या रस्सी होती थी, तो वो उसको लेकर के जा रहे हैं। हेम्प के बंडल्स हैं, हनी लेके घूम रहे हैं, मोर के पंख ले करके घूम रहे हैं, वैक्स लेके घूम रहे हैं, लकड़ी और घास, ये सारी चीज़ें ले करके गांव वाले मूव कर रहे हैं। एक्चुअली इसने जो है नावल का एक सीन है जिसमें एक व्यक्ति जो है गांव के इलाके में जाता है तो उसको क्या कुछ चीज़ें दिख रही है, ये उसका रेफरेंस दे रहा है। तो इससे हमको जो है ये भी पता चलता है कि गांव में जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ थी या लोग थे क्या कुछ कर रहे थे, ठीक है। तो जो विलेजेज की जो वाइफ्स थी, जो गांव में जो लोग रह रहे थे उनकी जो वाइफ्स थी, वो अपने साथ साथ जो सामान था इन सामानों को लेकर के पास के गांव में जा रही हैं ताकि इन चीज़ों को बेचा जा सके, ठीक है। उनके सर पे ढेर सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं जो कि उन्होंने जंगलों से कलेक्ट किए हैं और उसको बेचने जा रही हैं। तो अगर आप इस पैराग्राफ को अच्छे से देखते हो तो आपको पता चलता है कि गांव की लाइफ कैसी थी, खासकर जो पुअर विलेजेस थे, जो आउटस्कर्ट में या बाहरी इलाकों में थे, उनकी कंडीशन क्या थी। वो बहुत डेवलप नहीं थे, स्पैट कल्चर थी, ठीक है। और जो है वो जंगलों से जो सामान लेकर के आते थे उसी को सेल करके जो है अपनी इनकम जनरेट करते थे। एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो महिलाएं हैं वो बाहर काम कर रही हैं। तो इस तरह से हमको ये भी पता चलता है कि जो पर्दा प्रथा है कि महिलाएं घर के भीतर रहेंगे और पुरुष बाहर काम करेंगे, ये पहले जो है हमारे यहाँ ऐसा नहीं भी था, ठीक है। अब एक सवाल और आता है कि जो लैंड ग्रांट्स दिए गए, फिर से पैराग्राफ पे वापस आ रहे हैं जहाँ पर जो है हम प्रभावती गुप्ता के जो लैंड ग्रांट था उस पर बात कर रहे थे। एक सवाल आता है कि लैंड ग्रांट्स दिए क्यों जा रहे थे, क्योंकि लैंड ग्रांट्स के जो डिस्क्रिप्शन है बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत वेरिएशन है कि ज़मीन छोटी दी गई, बड़ी दी गई, उनको फैसिलिटी जो है कैसी दी गई, क्या कुछ चीज़ें उसके साथ अटैच मिली, वो अलग बात है। बट लैंड ग्रांट्स दिए क्यों जा रहे थे और अचानक से लैंड ग्रांट्स इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया, ठीक है। पहले क्या था, एंशिएंट टाइम में बहुत कम मिलते हैं और बाद में भी कंपैरेटिवली थोड़े कम मिलते हैं। तो इतने सारे जो है लैंड ग्रांट्स क्यों दिए गए, इस पर हिस्टोरियन में काफ़ी विवाद होता है। इस पर एक क्वेश्चन भी मिलता है कि जो इस एज में 7th सेंचुरी के बाद से लैंड ग्रांट्स के रिपोर्ट्स इतनी ज़्यादा क्यों मिलती है। तो कुछ लोग मानते हैं कि यह राजा की एक स्ट्रैटेजी थी। वो चाहते थे एग्रीकल्चर जो है नए इलाकों में फैले, क्योंकि देश बहुत बड़ा था, पॉपुलेशन कम थी, तो राजा लोग जानबूझ करके ऐसी जगहों पे ज़मीनें देते थे जो कि पूरा जंगल हो, कम डेवलप्ड हो, ताकि जैसे ही उस जगह पर अच्छा ये पूरा इलाका टैक्स फ्री होता था। जो भी लैंड ग्रांट्स मिलते थे वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री जोन होता था। तो ऐसे केस में जिस भी व्यक्ति को जो है लैंड मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपको एक इतना बड़ा प्लॉट दे दिया गया जो कि जंगल है और ये कहा गया यहाँ से हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, यहाँ की जो भी इनकम होगी वो आप रख लो। तो इससे क्या होगा कि आप जो है इस इलाके में, इस एरिया में लोगों को बसाएंगे, जंगल साफ़ करेंगे, एग्रीकल्चर डेवलप करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो है इस एरिया में थोड़ी पॉपुलेशन आएगी और मे बी उस जगह को फिर से हम डेवलप करके, जब डेवलप हो जाएगी तो शायद बाद में हम उस पर टैक्स लगा पाएँ। तो कुछ लोग मानते हैं कि यह जो है एरिया को डेवलप करने के और एग्रीकल्चर बढ़ाने के का एक जरिया था, ठीक है। आप एग्रीकल्चर बढ़ाना इसलिए भी ज़रूरी था कि लगातार ये बाढ़ आती थी, सूखा पड़ता था तो फसल ख़राब हो जाती थी, राजा को अनाज की ज़रूरत थी, तो जितना ज़्यादा एग्रीकल्चरल एरिया होगा उतना ज़्यादा जो है राजा को ग्रेन्स मिल पाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि यह जो लैंड ग्रांट्स जो है यह एग्रीकल्चर एक्सपेंशन का एक तरीका था। कुछ लोग कहते हैं कि यह जो लैंड ग्रांट्स थे यह राजा के पावर कमज़ोर होने का सिंबल है। कहा कि राजा को जब लग गया कि दूर दराज के, जैसे राजा यहाँ बैठा हुआ है और इतना बड़ा साम्राज्य है, उसको पता चल गया कि ये इलाका ये रूल नहीं कर सकता, तो वो करता क्या था, इस इलाके को किसी को डोनेट कर देता था कि ठीक है ये ज़मीन आपको दान दे रहे हैं, एटलीस्ट वो इस बात से ये फ़ायदा होता है कि वो आदमी आपके प्रति लॉयल रहेगा।
वो आदमी आपके प्रति धोखा नहीं देगा, क्योंकि हमने आपको ये ज़मीन गिफ्ट कर दी है। तो हो सकता है कि किंग्स लो की पावर कमज़ोर हो रही हो, सामंताज पर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे केस में उन सामंतों का सपोर्ट लेने के लिए उन्होंने ये ज़मीन दान दी हो। ठीक है। एक तीसरा जो रीज़न होता है, कहा जाता है कि हो सकता है कि किंग्स अपने आप को सुपरमैन दिखाना चाहते थे कि हम बहुत ही पावरफुल हैं, इसलिए हम ये इलाका तुमको दान दे रहे हैं, खुशी से दान दे रहे हैं। ठीक है। एक और चीज़ थी जो इसमें नहीं मेंशन है, था क्या कि इस दौर में कई सारे राजा ऐसे आए जो या तो ट्राइबल बैकग्राउंड के थे, या फिर जो है ये वो राजा थे जो कि जो है मतलब विदेशी थे। ठीक है। जैसे ग्रीक से आए, शक आए, सीथियन आए फिर जो कुषाण आए, तो ये विदेशी थे। तो ऐसे केस में भारतीय सोसाइटी इनको एक्सेप्ट करती नहीं। ठीक है। क्योंकि ये हिंदू थे, हिंदू नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे। तो इसलिए भी इन्होंने ब्राह्मणों को खूब सारा दान दिया, ताकि ब्राह्मण जो है इनको एक्सेप्ट करें। और जब ब्राह्मण एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके बाद जो है बाकी सोसाइटी भी जो है इनको एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये 4 बड़े कारण हमको समझ में आते हैं। पहली चीज़ कि जो है नए एरिया में एग्रीकल्चर फैलाना था। सेकंड थिंग, राजाओं की पावर कमज़ोर हो रही थी। तीसरा, वो दिखाना चाहते थे कि जो है जिन लोगों को हम दान दे रहे हैं, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो ठीक है तुम लो, जो गिफ्ट करो। खुश हो गए, दान दे दिया। और चौथी चीज़ कि सोसाइटी हमको एक्सेप्ट कर ले ईजिली। ठीक है। तो इसलिए वो दान दे रहे थे। अब आते हैं प्रभावती गुप्ता के दान के बारे में। ठीक है। एक विलेज है दनगुना, जिसको जो है उसने डोनेट किया था। कहाँ है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो क्वेश्चन बनेगा वो इस पैराग्राफ के बेस पे बनेगा। तो क्या कुछ है इसमें, तो प्रभावती गुप्ता कहती हैं कि सारे ग्राम कुटुंबिन को, ठीक है, ग्राम कुटुंबिन मतलब गांव में जो लोग रह रहे हैं, कि अब वहाँ उस गांव के जो ब्राह्मण्स हैं और अदर लिविंग, ठीक है, गांव में जो किसान रह रहे हैं, ठीक है, ग्राम कुटुंबिन, ब्राह्मण्स एंड अदर लिविंग मीन्स जो स्लेव्स हैं। ठीक है। किस गांव के? दनगुना। तो दनगुना गांव के जो भी ब्राह्मण्स हैं, अगर वहाँ के जो लोग पिजेंट्स हैं और बाकी जो लोग रह रहे हैं, प्रभावती गुप्ता जो है उनको ऑर्डर दे रही हैं, बी इट नोन टू दैट 12th ऑफ द ब्राइट ऑफ कार्तिका, कार्तिक महीने की पूर्णिमा के 12वें दिन, लूनर कैलेंडर चलता था, चंद्रवर्ष, तो उसी के हिसाब से कह रहा कि कार्तिक मास के, कार्तिक जो है हिंदी कैलेंडर है, ठीक है, विक्रम संवत से, तो उसके पूर्णिमा के 12वें दिन जो है यह ऑर्डर जारी कर रही हैं। ठीक है। टू इंक्रीज़ आवर रिलीजियस मेरिट, कि हम जो है रिलीजियस मेरिट को इंक्रीज़ कर रहे हैं और जो है जल चढ़ा रहे हैं। ये चूँकि प्रोसेस होता था कि हम जब भी कोई पूजा पाठ होती है तो हम जल अर्पित करते हैं। तो यह जो ज़मीन किसको दी जा रही है? आचार्य चनाल स्वामिन। ठीक है। यहाँ पर जो है नाम मिलता है, यह ज़मीन जो है आचार्य चनाल स्वामिन को दी जा रही है, और आपको उनके सारे आदेश फॉलो करने हैं। मतलब उस गांव में जो भी लोग रह रहे हैं उन सारे लोगों को अब चलान स्वामिन के ऑर्डर्स को फॉलो करना है। मीन्स अब वहाँ पर जो है प्रभावती गुप्ता का और या फिर राजा का ऑर्डर नहीं चलेगा, वहाँ पर चलान स्वामिन का ऑर्डर चलेगा। वी कॉन्फर ऑन, क्या हम ये डिक्लेयर करते हैं कि यह गांव जो है अग्रहारा गांव होगा। अब ये अग्रहारा गांव क्या है? तो बेसिकली अग्रहारा का मतलब होता है कि वो गांव जिसको ब्राह्मणों को दान दे दिया गया हो। ठीक है। अग्रहार कि इस इलाके में जो सोल्जर और पुलिस वाले हैं, ये जो है इस इलाके में एंटर नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है यहाँ के लोगों को फोर्स नहीं किया जाएगा कि ये घास जो है सरकार को दें। ठीक है। होता क्या था कि राजा लोगों के पास सैनिक बहुत ज़्यादा होते थे, तो वो गांव वालों को फोर्स करते थे कि आप घास दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी अधिकारी अगर आता है तो फिर जो है वो घोड़े के सीट पे नहीं बैठा रहेगा। आपको जो है चारकोल, रॉयल ऑफिसर्स को कोयला नहीं देना है। आपको जो है आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप जो है सरकार के लोगों को आप लिकर बनाने में हेल्प कीजिए। सरकार के लोग आपके यहाँ से जो है नमक नहीं जो है ले जा सकते हैं। इस जगह पे जो भी माइंस हैं वो आप क्या हो जाएगा, जो खदिरा ट्री है उससे जो भी मतलब जो कुछ भी उस एरिया में जो गांव के लोग हैं उनको फ्लावर और मिल्क जो है राजा के लोगों को नहीं देना है। इस इलाके में जो भी हिडन ट्रेजर है ये भी जो है नहीं देना है, और जो कुछ भी जो मेजर और माइनर टैक्सेज है उससे भी माफ़ किया जा रहा है। अब एक सवाल और, पहली चीज़ हमको क्या क्या पता चलती है कि नंबर 1 थी कि जो ब्राह्मणों को जो ज़मीन दान दी जाती थी वो हो गई अग्रहारा। ठीक है। ज़मीन किसको दी गई थी? अब ब्राह्मण कौन थे? नाम क्या था? चलान स्वामी। ठीक है। अब ये जो टैक्स एग्जम्पशन दिए गए हैं कि आपके यहाँ अधिकारी नहीं आएंगे, आपके यहाँ आपको जो है सरकार को कुछ देना नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसान एकदम से फ्री हो गए। इसका मतलब ये है कि ये जो टैक्स और दूसरे बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको देनी है, लेकिन आप जो है ये जो है चलान स्वामिन को देंगे। ठीक है। राजा के लोग आपसे मांगने नहीं आएंगे, आपसे कौन मांगेगा? चलान स्वामिन, और आपको जो है उनको देना है। एडिशनली वो जो भी ऑर्डर देते हैं आपको फॉलो करना है।
ठीक है। तो अब यहाँ ये इतनी बातें हो गई। एडिशनली हमको ये पता चलता है कि जो कॉमन लोग थे उनको क्या कुछ करना पड़ता था। तो पहली चीज़, जब भी पुलिस वाले जो है उनके यहाँ जो है बिना परमिशन घुस सकते थे। पता चलता है कि जो है एज ए जो है राजा के सैनिक थे उनको घास देना होता था। ठीक है। राजा के लोग जो है उनसे कोयला लेने आते थे। एडिशनली जो है वो उनसे जो है शराब के लिए जो है हेल्प लेते थे। ठीक है। वहाँ उनके इलाके से नमक खोदा जाता था। वहाँ पर जो है माइंस थी जहाँ से दूसरी चीज़ें निकाली जाती थी, वो उनसे फ्लावर और मिल्क लेते थे। ठीक है। ज़मीन के अंदर जो खजाना है वो भी ले सकते थे। ठीक है। और बहुत सारे टैक्सेस थे। तो हमको ये सारी चीज़ें पता चलती है कि लोगों को कई तरह के टैक्सेस देने होते थे, और जैसे ही ज़मीन जो है किसी ब्राह्मण को दान कर दी जाती थी तो ये सारा टैक्स बेनिफिट्स जो है और जो भी सेवाएं थी ये सीधा उस ब्राह्मण को मिलने लगती थी, और जो है जो राजा जो है राजा का कंट्रोल उस एरिया से ख़त्म हो जाता था। अब यहाँ पर एक और छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि इस इलाके में क्या क्या चीज़ें जो है प्रोड्यूस होती थी। तो वो ऑलरेडी हमने देख लिया है, सीधी सी बात है, जो चीज़ प्रोड्यूस करेंगे वही तो किसी को गिफ्ट करेंगे। अब उनके यहाँ जो है नमक अगर बनेगा ही नहीं तो कोई नमक आपसे क्यों मांगेगा। ठीक है। आपके यहाँ अगर कोई माइन रहेगा नहीं तो लोग आपसे जो है माइनिंग पर जो है टैक्स क्यों लेंगे। ठीक है। तो आगे चलते हैं। हाँ, बैकग्राउंड में क्या है, यहाँ पे वही बात है कि अग्रहारा क्या है। तो ब्राह्मण को जो ज़मीनें दी जाती थी वही अग्रहारा कहलाती है, और इस पूरे इलाके पर जो है कोई भी लैंड रेवेन्यू नहीं डिमांड किया जाता था, या टोटली जो है उस आदमी की मालिक हो जाती थी। और जो अग्रहारा के जो मालिक होते थे, जो जमीन, वो जो है उस इलाके के जमींदार हो गए। वहाँ पर एक तरह से उनका रूल चलता था। ठीक है। और लैंड ग्रांट्स जो है इससे कुछ और चीज़ें पता चलती है। इससे ये भी पता चलता है कि जो कल्टीवेटर्स थे उनका राज्य के साथ रिलेशन कैसा था। ठीक है। बेसिकली जो है इसके एडिशनली कई ऐसे भी लोग थे जो कि जो है इन सामंतों या राजाओं के कंट्रोल से बाहर थे। कौन कौन? तो पास्टोरलिस्ट, जो कि जो है जानवरों को लेकर के यहाँ से वहाँ चराते रहते थे। ठीक है। फिशरमैन, जो मछलियों पर डिपेंड थे। हंटर गैदरर्स, या फिर नोमैडिक लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। तो ये सारे लोग, इनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो कि जो है हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। इसी तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। तो अब ये लोग उनके कितने कंट्रोल में थे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। ठीक है। कि जो है जो पास्टोरलिस्ट है, जो जानवरों को लेकर के मूव कर रहे हैं, उनसे कोई टैक्स लिया जाता था कि नहीं लिया जाता था। जो एकदम अब हंटर गैदरर्स हैं या जंगल के भीतर बैठे हैं, उनसे जो है टैक्स लिया जाता था कि नहीं लिया जाता, इसके बारे में हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड या नहीं रिकॉर्ड मिले हैं। तो इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि शायद राजाओं का उनके साथ भी कंट्रोल हो, उनसे कुछ गिफ्ट लेते हो, या फिर वो जो है एक सोसाइटी में इग्नोर ही हो रहे हों। द हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा कौन सा? पटना शहर। ठीक है। जहाँ पर मगध की कैपिटल थी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है। अब पाटलिपुत्रा जो है एक बड़ा शहर बनने के पहले वो एक छोटा सा गांव था, पाटलीग्राम। ठीक। 5th सेंचुरी तक आते आते मगध के लोग जो है अपनी कैपिटल राजगाह या राजगृह से हटा करके पाटलीग्राम में ले करके, अब सीधी सी बात है, देश की जो कैपिटल वहाँ पहुँच जाएगी तो वो बहुत तेज़ी से डेवलप होगी। जैसे आप शहर दिल्ली को जानते हो। ठीक है। अब 1911 में क्या होता है कि जब अंग्रेज आते हैं, सॉरी मुग़ल, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, जब मुग़ल बादशाह थे उनका कैपिटल दिल्ली में था। ठीक है। बाद में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कलकत्ता से चीज़ों को गवर्न करना शुरू किया। 1911 में वो अपनी कैपिटल को फिर से दिल्ली लेकर के आए, लेकिन दिल्ली में तो जगह थी नहीं, तो दिल्ली के बाहर उन्होंने एक नया शहर बनाया, दैट इज़ कॉल्ड न्यू दिल्ली। ठीक है। और इसीलिए हम न्यू दिल्ली जानते हैं। और आज के दौर में देखोगे तो पुरानी दिल्ली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितनी ज़्यादा भव्य, शानदार, अच्छी और डेवलप्ड जो है न्यू दिल्ली है। तो ऐसे ही जब भी किसी एरिया में कैपिटल आ जाता है तो उस एरिया में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो फाइनली जो पाटलीग्राम एक छोटा सा गांव हुआ करता था, मगध डायनेस्टी के आते ही जो है जब उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया तो उससे जो है पाटलिपुत्र जो है एक बहुत बड़े शहर के तौर पे जो है डेवलप होना शुरू होता है। लेकिन जैसे ही जो है मौर्यन एम्पायर डाउन होना शुरू किया तो जो मगध एम्पायर है वो भी डाउन होता चला गया। और एक डिस्क्रिप्शन मिलता है कि 7th सेंचुरी में जब एक चाइनीज़ पिलग्रिम जो है जुआनजांग जो है इंडिया आता है तो उसने देखा कि मगध एकदम से ख़त्म हो चुका है, सॉरी जो पटना शहर एकदम से बर्बाद हो चुका है और वहाँ पर बहुत छोटी सी पॉपुलेशन बसी है। तो इस तरह से शहर बनते बसते और उजड़ते रहे हैं। द न्यू सिटीज़, ट्रेड एंड टाउन। ठीक है। अब क्योंकि जो है सोसाइटी में रिचनेस आ रही है, पैसा बढ़ रहा है, तो कई नए नए शहर बस रहे हैं। ठीक है। पहली चीज़, जो कैपिटल थे 16 महाजनपद देखे तो उनके जितने भी कैपिटल थे वो तो ऑटोमेटिक जो है अब शहर के तौर पे डेवलप होंगे। कुछ ऐसे शहर डेवलप हुए जो कि जो है ट्रेड रूट्स पे थे, जैसे कि जो पाटलिपुत्रा
दो नदियाँ मिलती थी, ठीक है, और उज्जैन ये लैंड रूट्स पे था। इसी तरह से एक शहर है पुहार जो कि कोस्टल एरिया में था, जिसके कारण इंटरनेशनल ट्रेड होता था, ठीक। ऐसे ही एक शहर है मथुरा जो कि जो है काफ़ी तेज़ी से डेवलप हुआ 3 कारणों से, क्योंकि वहाँ पर वो एक बिजनेस सेंटर भी था, कल्चरल सेंटर भी था और कैपिटल भी था। एक बार जो है इन शहरों को फिर से जो है मैप में देख लेते हैं, सॉरी, हाँ, कि जो है ये कहाँ कहाँ पे है, ठीक। सबसे पहले पुहार देख लेते हैं, हाँ इसमें नहीं है, सॉरी, ये हो गया चोलों के कंट्रोल में पुहार शहर, ठीक है। ये आपका पाटलिपुत्रा, ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी नदियाँ आकर के मिक्स हो रही है पाटलिपुत्रा में, ठीक। ये हो गया मथुरा, नदी भी है बट बेसिकली साउथ टू नॉर्थ और ईस्ट टू वेस्ट के जो ये ट्रेड का जो है सेंटर था, ठीक है, मतलब दोनों सड़कें एक दूसरे को क्रॉस करती थी, इसलिए मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक। अगेन उज्जैन मध्य प्रदेश, ये भी एक इंपॉर्टेंट शहर है, मथुरा याद रखिएगा, मथुरा यूपी में है, उज्जैन जो है एमपी में है, ठीक। आप पाटलिपुत्र बिहार में है, ठीक, और पुहार जो है ये तमिलनाडु का इलाका हो जाता है। तो इस तरह से जो बिजनेस सेंटर्स थे उसके आसपास जो है कई जो है बड़े शहर डेवलप होते हैं, ठीक। अब जैसे जैसे शहर डेवलप हुए पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है, और जो है यहाँ पर कई तरह के क्राफ्ट पर्सन्स आने शुरू होते हैं। सीधी सी बात है, जब लोगों के पास पैसा होता है तो वो जो है तरह तरह की चीज़ें खरीदते हैं। पैसा नहीं रहेगा तो आप क्या खरीदोगे, साहब किसी तरह से खाने पीने का जुगाड़ हो जाए, एक रहने को घर मिल जाए, कुछ कपड़े मिल जाए, दैट्स सफिशिएंट। बट जब पैसा आता है तो आप सोचते हो कि नहीं कुछ ज्वेलरी मिल जाए, कुछ जो है बढ़िया, आज के दौर में तो आपको मोबाइल ख़रीदना होता है, कार ख़रीदनी होती है, बट उस दौर में जो है वो डेकोरेटिव आइटम्स, शानदार पैलेसेस, इन चीज़ों पर फोकस करते थे, ठीक है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें जो है आर्टिफैक्ट्स इन शहरों में मिलने शुरू होते हैं। अच्छा, एक और समस्या है कि मोस्ट ऑफ जिन शहरों की बात अब हो रही, जैसे इंडस सिविलाइजेशन के जो शहर थे, उनके साथ अच्छी बात ये थी कि वो ऐसे इलाके में थे जहाँ पर पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन के जो शहर हैं वो ऐसे इलाके में थे जहाँ पर पॉपुलेशन जो है नहीं थी। तो ऐसे केस में सरकार के लिए बहुत इजी हो गया कि उस ज़मीन को खोदो और खोद करके उस इलाके की स्टडी कर लो और अंदर के सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा लो। बट जो नए शहर हैं जो कि 6th सेंचुरी के बाद डेवलप हो रहे हैं, यह जो है हाईली पॉपुलेटेड शहर हैं। जैसे आप देखोगे पटना शहर के बारे में, सॉरी, हाँ एक मिनट, अपना शहर जो है, आप जो है कोई शहर उठा लो, आप जो है इस पटना शहर को उठाओ, आप जो है मथुरा शहर को उठाओ, ये सारे शहर ऐसे हैं जो आज हाईली पॉपुलेटेड हैं, ठीक है। अब ऐसे केस में आप कहोगे किसी का घर तोड़ करके जो है उसके नीचे खुदाई करेंगे, कौन रेडी होगा। पाटलिपुत्रा हो गया, उज्जैन हो गया, मथुरा हो गया, ठीक है। तो ये सारे शहर जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट शहर हैं और इनमें जो है बहुत, बनारस हो गया, कौशाम्बी हो गई, तो यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया, तो ऐसे केस में इन जगहों की खुदाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। इस कारण बहुत सारे डिटेल हमको नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि जो है इंडस सिविलाइजेशन में हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। बट फिर भी जो इलाके जो है जहाँ पर खुदाई हो पाई, जहाँ आबादी नहीं थी और ज़मीन की खुदाई हो पाई, तो वहाँ पर हमको जो है पॉटरी, बाउल्स मिलते हैं, डिशेज़ मिलते हैं और ग्लॉसी फिनिश वाले, मतलब बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो है बर्तन मिले हैं, जिनको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर बोलते हैं, क्योंकि जो है बहुत खूबसूरत थे, शाइनिंग थी, इसीलिए जो है काले रंग के थे, इसीलिए नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर इनको बोलते हैं। मे बी कि ये रिच लोग वो यूज़ करते थे। एडिशनली बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मिले, टूल्स मिले, वेपन्स मिले, वेसल्स, फिगराइन मतलब मूर्तियाँ मिली, और ये जो चीज़ें मिली उनमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रांज, आइवरी हाथी दांत होता है, ग्लास, सेल, टेराकोटा, मतलब एक वैरायटी ऑफ चीज़ों से बनी हुई चीज़ें मिलनी शुरू होती है। इट मीन्स कि सोसाइटी अब डेवलप हो चुकी है और कई तरह के क्राफ्ट वर्कर्स जो है काम करने लगते हैं। एक छोटा सा जो टूटी हुई मूर्ति आपको दिख रही है, इस मूर्ति के बारे में एक डिस्क्रिप्शन मिलता है कि यह एक मूर्ति जो है मथुरा में मिली थी और इसके पेडेस्टल पे, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये पुराने दौर की जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, तो इसमें जो है क्या, सॉरी, प्राकृत लैंग्वेज है, ठीक है, और ब्राह्मी में इसको लिखा गया था, ठीक। तो इसको किसने डोनेट किया, तो जो लेडी है उसका नाम है नागपिया, जो कि एक सुनार की वाइफ थी, मतलब जो सोने चांदी का काम करता है, सुनार धर्मक, उसकी वाइफ नागपिया। तो इट मीन्स कि महिलाओं के पास भी जो है काफ़ी पर्सनल प्रॉपर्टी हो रही थी, जिसके कारण जो है वो बड़े बड़े डोनेशन कर पाने में समर्थ थी। तो ऐसे केस में जब यूरोपियंस कहते हैं कि भारतीय लोग अपनी औरतों को बहुत दबाते हैं, भारतीय और वुमेंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये बात पूरी तरह सच नहीं है। सीधी सी बात है, अगर इतनी बड़ी मूर्ति आज के दौर में ये बड़ी चीज़ नहीं लग रही है,
बट उस दौर में जो है इस तरह की मूर्तियाँ बनवा पाना बहुत टफ काम था, ठीक है, और काफ़ी जो है टाइम और पैसा लगना था। तो अगर एक जो है औरत अपने नाम से मूर्ति दान कर रही है तो ये एक बड़ी बात थी। आज भी जो है औरतों के नाम से जो भी डोनेशन होते हैं तो हस्बैंड के नाम से जो है दान दे दिया जाता है, ठीक है, कि हस्बैंड प्लस उनकी वाइफ, लेकिन वहाँ पर क्या है, अपने नाम से जो है उसने दान किया, तो ये एक बड़ी बात है। सेकंड सेंचुरी तक आते आते हमको कई सारे छोटे छोटे जो है इंस्क्रिप्शन मिलने शुरू होते हैं, ठीक है, शहरों में। स्पेशली जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी उन मूर्तियों के नीचे जो है लोगों ने अपने नाम लिखवा दिए थे, कि अपना नाम लिखवाया, अपनी ऑक्यूपेशन लिखवाई कि हम क्या करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि वो एक सुनार की वाइफ थी। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि उस दौर में कई तरह के लोग थे। किस किस सोसाइटी का नाम मिलता है, तो वॉशरमैन थे, फोक थे, गांव के लोग थे, वीवर्स थे, स्क्राइबर्स थे, कारपेंटर्स थे, पॉटर्स थे, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ऑफिशियल्स, रिलीजियस टीचर, मर्चेंट, किंग। तो इतने तरह के लोगों के नाम मिलने शुरू होते हैं। मीन्स अब क्या हो रहा है कि काम का स्पेशलाइजेशन हो रहा है। इट मीन्स कि हर आदमी एक ही काम करेगा। जैसे क्या है, आज के दौर में आप देखते हो स्पेशलाइज्ड है, जो डॉक्टर है वो प्योर डॉक्टर है, वो जो है किसी स्कूल में जाकर ट्यूशन नहीं पढ़ाता, ठीक है। एट द सेम टाइम जो टीचर है वो टीचिंग का काम करता है, जो शॉपकीपर है वो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, कि हर व्यक्ति एक फील्ड का एक्सपर्ट है, वो वही काम करेगा। तो इस तरह की जो एक्सपर्टनेस है ये जो है 7th सेंचुरी के आसपास जो है दिखनी शुरू हो जाती है, जब अलग अलग तरह के क्राफ्ट वर्कर्स आते हैं और वो जो है अपने हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। इसी तरह से जो बिजनेसमैन थे या अलग अलग क्राफ्ट वर्कर थे, उन्होंने जो है अपने गिल्ड्स बनाने शुरू किया। अब ये गिल्ड क्या है, बेसिकली दीज आर द मर्चेंट यूनियन, ठीक है। गिल्ड्स क्या हैं, तो दीज आर द मर्चेंट यूनियन, ठीक। अब ये इनको यूनियन की ज़रूरत क्यों थी, वजह क्या था कि अब बिज़नेस बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में ज़रूरी था कि हम जो है अच्छे तरीके से बारगेन कर पाएँ। तो और सारे लोग एक कास्ट के भी थे और मोस्ट ऑफ जो है एक फैमिली से कनेक्टेड भी थे। तो इसलिए ये लोग करते क्या थे, अपना एक यूनियन बना लिया और इस तरह से जो है ये बाकी लोगों के साथ अच्छे से बारगेन कर पाते थे। क्योंकि ट्रेड अब इंटरनेशनल भी होने लगा, तो सारा सामान एक साथ इकट्ठा किया और एक रेट फिक्स किया कि इस रेट पर सामान हम बाहर बेचेंगे, ठीक है। तो टर्म क्या आ रहा है, श्रेणी या गिल्ड। गिल्ड जो है यूरोप में बोलते थे, इंडिया में जो है जो टर्म यूज़ हो रहा है दैट इज श्रेणी। किन की थी, तो क्राफ्ट वर्कर्स और मर्चेंट के यूनियन के लिए जो है ये टर्म यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये लोग जो है रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कैसे प्रोडक्शन को रेगुलेट किया जाए, कैसे मार्केट में जो है सामान भेजा जाए, क्या प्राइस होगी, तो ये काम डिसाइड करना जो है ये गिल्ड या फिर जो है श्रेणी लोग का काम होता था, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे टूल्स जो है उन्होंने बनाए और जो है इनको यूज़ किया, ठीक है। और बहुत सारे इंस्क्रिप्शन ये भी मिलते हैं जिसमें जो है ये जो गिल्ड्स हैं इन्होंने भी बहुत सारे दान के जो है डिस्क्रिप्शन हमको मिलते हैं, ठीक। ट्रेड इन सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। अब जो ट्रेड है ये इंटरनेशनल ट्रेड्स होने लगे, ठीक है। आपको जो है फिर से जो मैप दिखा दूँ, हालांकि आपने इस मैप को पहले भी देखा हुआ है, लेकिन एक बार जो है इसको देख लेते हैं। इस दौर में जो ट्रेड है भारत का, ये सिर्फ भारत में ही ना रह करके इसका यूरोप तक से होने लगा। यहाँ पर जो है कौन था, तो बेसिकली यहाँ पर जो है आप देख सकते हो रोमन एम्पायर, जिसके बारे में जो है हमने क्लास 11 में पढ़ा है, ठीक है। तो ये हो गया रोमन एम्पायर। तो इस रोमन एम्पायर से इंडिया का ट्रेड हो रहा था। ऊपर चाइना हो गया, यहाँ पर चाइना हो गया, यहाँ पर इंडिया हो गया, बीच में अरबियन कॉन्टिनेंट हो गया, यहाँ इजिप्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है एक विशाल ट्रेड रूट बन गया था। और ये ट्रेड जो है सड़क के रास्ते भी है और जो है ओशन के रास्ते भी है, समंदर के रास्ते भी जो है ये ट्रेड हो रहा था। और ट्रेड जो है बहुत बड़े पैमाने पे था। इस हद तक जो है यह ट्रेड था कि जो है इंडिया में बाकायदा रोमन लोगों ने एक पूरा शहर बसा के रखा था। पौंडीचेरी में जो है एक पूरा शहर बसा हुआ था, अरिकामेडू, जहाँ पर जो है रोमन सिटीज़ मिली, रोमन सिटी के एविडेंसेस मिले हैं, रोमन बर्तन मिले हैं, रोमन कॉइन्स बहुत बड़ी अमाउंट में मिले। अब सीधी सी बात है, रोम का कब्जा तो भारत पे था नहीं, ठीक है। इसके भी ये तो साफ साफ है कि रोम ने भारत को कभी कंट्रोल नहीं किया। लेकिन अगर रोम की चीज़ें इतने बड़े पैमाने पे मिली है तो इसका मतलब ये है कि रोम का जो ट्रेड था भारत से बहुत ज़्यादा था, तभी उन्होंने यहाँ पूरा का पूरा शहर बसा दिया था, ठीक है। तो ट्रेड कैसे कैसे था, तो अरेबियन सी होते हुए ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका तक चले जाते थे, वेस्ट एशिया तक चले जाते थे, और बे ऑफ बंगाल से जो है साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक जो है ट्रेड होता था, ठीक है। जो ट्रेड है वो ओशन रूट, लैंड रूट भी है और सी रूट भी है, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ है। जो ट्रैवलर्स थे वो हमेशा जो है कई तरह से थे,
वो अक्सर जो है ग्रुप में चलते थे और कई सारे पैदल चलते थे, कुछ जो है जानवरों पर जो है सामान लाद करके वो चलते थे, बुलक कार्ट्स रखते थे और कई बार जो है वो एनिमल्स की पीठ पर सामान रख लेते थे। तो जैसी जो सिचुएशन हो, समंदर से जा रहे हैं तो शिप ले लिया, रेगिस्तानी इलाका है तो ऊँट ले लिया, प्लेन इलाका है तो बैलगाड़ियाँ ले ली। और ऐसे भी जो है एविडेंसेस मिलते हैं कि 70,000 तक जो है बैलगाड़ियाँ एक साथ चला करती थी। इवन कि ये इंडिया का डिस्क्रिप्शन है। सो इमेजिन करो 70,000 बैलगाड़ियाँ जो है एक साथ, जो बुलक कार्ट एक साथ जो है ट्रेड रूट पे चलते हों तो कितने बड़े पैमाने पर ट्रेड हो रहा होगा। ठीक है, सी रूट जो है ये काफ़ी प्रॉफिटेबल था। क्यों प्रॉफिटेबल था? अगर आप जो है लैंड से आप जाओगे, आप देखोगे, फिर से एक बार इस मैप पे आते हैं, अगर आप लैंड रूट से चल रहे हो, ठीक, तो आप देखोगे कि अगर आपको इंडिया से अगर आप चाइना जा रहे हो या फिर जो है रोम जा रहे हो तो आपको रास्ते में कई सारे राजा लोग मिलेंगे और जितने राजा मिलेंगे उतनी जगह आपको टैक्स देना है। राजा पता नहीं आगे जाने देगा कि नहीं देगा, खूब सारा टैक्स देना, तो इससे आपको नुकसान होता था। दूसरी ओर समंदर में अगर आप चल रहे हो तो लाइफ का रिस्क तो है कि तूफान में आपका जहाज डूब सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपको पेमेंट नहीं करनी है, आपको किसी को टैक्स नहीं देना। ठीक है, आपको जहाँ जहाँ ज़मीन टच होगी वहीं पर सिर्फ जो है टैक्स भरना है, जहाँ पहुँच गए वहाँ टैक्स भरना है, बट मोस्ट ऑफ हिस्सा जो है आपका टैक्स से बच जाता था। इसीलिए जो बिजनेसमैन लोग थे उन्होंने जो है सी रूट को ज़्यादा प्रेफर किया। ठीक है, अब इन बिजनेसमैन कम्युनिटी में कौन कौन थे? ठीक, बेसिकली मसत्तुवन, ये जो है तमिल में वर्ड आ रहा है मसत्तुवन। ठीक, इसी तरह से आप जो है आप प्राकृत में सेट्ठी या सात्थवा। ठीक, अगेन आप संस्कृत का टर्म है श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ, उसी से श्रेष्ठी बना बिजनेसमैनों के लिए, उसी से सेट्ठी बना, और मराठी में एक कास्ट हो जाती है सेट्टी, सुनील सेट्टी आपको याद होगा। तो जो सेट्टी टाइटल है वो इसी सेट्ठी से ही निकला हुआ है, सेट्ठी सथवा। और आज भी नॉर्थ इंडिया में हम क्या कहते हैं कि साहब सेठ जी हैं वो। ठीक है, तो ये वर्ड जो है उसी बिजनेसमैन लोगों के लिए ही जो है यूज़ हुआ है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा रिच होते थे और जो है इस ट्रेड से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे। क्या क्या सामान आता जाता था? सॉल्ट, ग्रेन, क्लॉथ, मेटल और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, स्टोन्स, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स। तो ये कुछ सेलेक्टेड चीज़ें हैं जो कि जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती थी। एडिशनली स्पाइसेस, पेपर, और जो है ये बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। स्पाइसेस, पेपर ये कागज़ नहीं, ये जो है ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो है ये जो है बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जो कि रोमन लोग जो है ख़रीदते थे। इसी तरह से टेक्सटाइल, मेडिसिनल प्लांट जो है ये सब चीज़ें जाती थी। इवन कि ब्लैक पेपर की तो इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि वो लोग इसको सोने से तौलते थे। यू कैन इमेजिन कि जो है ब्लैक, वो एक साइड जितना सोना रखते थे उतना ज़्यादा जो है उसकी पैरेलल जो है इंडियन लोग जो है उतना ब्लैक पेपर रखते थे। और इस ब्लैक पेपर को ले करके तो कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं। द मालाबार कोस्ट, प्रेजेंट डे केरला, यहाँ पर एक बुक आती है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। ठीक है, किसने लिखा है नाम नहीं पता, कोई ग्रीक सेलर था, उसने जो है ये किताब जो है लिखी हुई है। ठीक, पेरिप्लस और एरिथ्रियन सी का मतलब क्या है? तो यहाँ पर एक छोटा सा है। पेरिप्लस का मतलब है सेलिंग अराउंड, ठीक है, आप नाव से या ट्रैवलिंग। एरिथ्रियन सी ये जो है रेड सी के लिए आता है। अब ये रेड सी कहाँ पे है? तो एक बार देखने की कोशिश करते हैं रेड सी कहाँ पे है। तो बेसिकली आप ये जो इलाका देख रहे हो अरब और अफ्रीका के बीच का इलाका, इसी को रेड सी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई ग्रीक ट्रैवलर था जो शायद इस एरिया से ट्रैवल कर रहा था और उसी ने अपने डिस्क्रिप्शन को जो है लिखा हुआ है और इसी जो है बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। अगेन राइटर कौन है? तो राइटर का नाम नहीं पता है। उसने इंडियन ट्रेड्स के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, इंडिया से क्या कुछ चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी। उसने कहा कि किसी भी समय अगर आप भारत में आओ, भारत के कोस्ट पे आओ, तो वहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में खूब सारे जो है शिप्स खड़े होते थे जो विदेशी शिप थे। ये लाइन यहाँ है नहीं बट जस्ट हो चुकी उसकी लाइन है, तो फिर मैंने बता दी। सैकड़ों की संख्या में जो है भारत में विदेशी शिप जो है खड़े होते थे, जो कि सामान या तो उतार रहे होते थे या ले जा रहे होते। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो है क्या खरीदना होता था? बेसिकली पेपर, वही काली मिर्च, और जो है मालाब्रथुम क्या है? तो बेसिकली माना जाता है ये शायद दालचीनी रही होगी जो इस इलाके में बहुत ज़्यादा होती थी। कहाँ की बात हो रही है? तो बेसिकली यह केरला की बात हो रही है, जहाँ के मालाबार कोस्ट पे इसका शिप आया हुआ है। तो कहा कि यहाँ से जो है काली मिर्च और दालचीनी जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है इंडियन लोग भेजते थे। वो लोग क्या इंपोर्ट करते थे? तो बेसिकली जो है आप टोपाज, एंटीमनी, ठीक है, कोरल्स, क्रूड ग्लास, कच्चा ग्लासीसा, कॉपर, टिन, लेड, ये सारी चीज़ें जो है इंडियंस इंपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट आइटम्स में पेपर, जो कि यहाँ बहुत बड़ी अमाउंट में उगता था,
ठीक है, और जो है यूरोप में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। एडिशनली फाइन पर्ल्स, ठीक है, आइवरी हाथी का दांत, सिल्क क्लॉथ्स, इसी तरह से जो है कुछ खूबसूरत पत्थर, डायमंड्स, सफ़ायर और टॉर्टवाइज स्वेल, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो इस तरह से हमें उस दौर के ट्रेड के बारे में पता चलता है कि वो लोग क्या खरीद बेच रहे थे। ठीक है, अगेन यहाँ पर एक और डिस्क्रिप्शन मिलता है कि जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ जो है एक बीड मेकिंग इंडस्ट्री के एविडेंस जो है तमिलनाडु में खोजे हुए हैं। तो ये भी जो है पता चलता है कि पेरिप्लस ने जो ये बुक है ये उसको जो है मिक्स के रेफरेंस को जो है प्रूव करती है कि जो है ये जो शहर मिला जहाँ पर जो बीड्स बनते थे, यही बीड्स जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे। ठीक है, बुक का नाम क्या है? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। राइटर कौन है? किसी को नहीं पता। ठीक, क्योंकि उसने अपना नाम नहीं लिखा या फिर जो है हो सकता है बुक के कुछ पन्ने जो है फट गए हों। धन्यवाद, वीडियो को यहीं बाइंड अप करते हैं, बाकी का बातें जो है नेक्स्ट जो है वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।